हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मथुरा रिफाइनरी क्वेश्चन पेपर आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका एग्जाम 17 फरवरी 2019 को हुआ था। आज के वीडियो में हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से 60 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का मकसद है कि आपको क्विकली रिवीजन करने के लिए एक अच्छा व्यवस्था होना चाहिए और डिटेल में थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो आपको विजुअलाइज हो। तो बिल्कुल जहाँ भी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी मैं इमेज के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। स्नैच ग्राइंडिंग इज डन फॉर रिमूवर रेसेस ऑफ स्प्रू एंड राइजर आफ्टर कास्टिंग, वेल्डिंग वर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा आप सोचिए, फिर मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। स्नैच ग्राइंडिंग का मतलब ही होता है कि जहाँ भी रेसेस कुछ बचे हुए हैं, मतलब कोई भी हम प्रोसेस करते हैं जैसे कास्टिंग करते हैं, ठीक है ना, और स्प्रू एंड राइजर को फेटलिंग प्रोसेस के द्वारा उसको तोड़ के हटाया जाता है, तो उसके ऊपर कुछ रेसेस बच जाएंगे। रेसेस कहने का मतलब कि उसके ऊपर कुछ तो दाग तो बच जाएंगे ना, जो चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था। तो उसी चीज़ को हटा करके बिल्कुल प्लेन और चिकना करने के लिए स्नैच ग्राइंडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग इमेज के साथ देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पाइप पे बेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है। पाइप पे क्या किया हुआ है, बेल्डिंग किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ बर बचा हुआ है ना ऑलरेडी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्नैच ग्राइंडिंग बोलेंगे और उसको करेंगे। मतलब एक प्लेट टाइप से होता है, उसके ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर यहाँ से ग्राइंड करके इसको भी चिकना कर लेते हैं। क्योंकि चिकना रहने से एक फ़ायदा और होता है ना कि यहाँ पे अगर कुछ ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट इसके अंदर इंटरप्ट होकर रह जाएगा ना, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सब चीज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग स्नैच ग्राइंडिंग। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। काउंटर सिंकिंग इज डन टू प्रोड्यूस enlarging of cylindrical hole, conical shape in existing hole, diamond shape races, all of these। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, फिर मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोनिकल शेप इन एग्जिस्टिंग होल। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए कुछ इस टाइप का आपका अगर होल क्रिएट किया गया है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका होल क्रिएट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर ऐसे हम लोग कर दें ना, मतलब एक कोन शेप का रहता है, तो यहाँ से अगर ग्राइंड करके हटा दें तो उसको हम लोग काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटर सिंकिंग किया हुआ है, यहाँ पे एंगल पे बनाया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं, एंगल 60 डिग्री है, ठीक है ना। और काउंटर बोरिंग किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है इसके साथ, और इसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल। तो इसको हम लोग काउंटर बोरिंग बोलते हैं और इसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल दोनों में अंतर अच्छे से समझिएगा कि काउंटर सिंकिंग में 60 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस किया जाता है इन लार्ज हॉल के पास, और जो हमारा काउंटर बोरिंग होता है उसमें 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल ये दो चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कोल्ड चीजल इज स्क्वायर, सर्कुलर, हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सोचिए। और एक क्वेश्चन गुजरात रिफाइनरी में भी पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीजल ऑलरेडी वहाँ पे यूज होता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑक्टागोनल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा चीजल, आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है, ऑक्टागोनल शेप का होता है। इसको अगर क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे तो, ठीक है। और किस चीज़ का बना रहता है, कार्बन स्टील टूल का बना रहता है। पॉइंट एंगल 60 डिग्री, जो यहाँ पे कटिंग पॉइंट एंगल है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे करके ऐसे बना हुआ रहेगा। तो ये कितना डिग्री रहता है, 60 डिग्री। ए वाला एंगल 60 डिग्री, जो ये आता है ना, ये 60 डिग्री होगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवेट यूज्ड इन स्ट्रक्चरल वर्क। स्ट्रक्चरल वर्क में कौन सा रिवेट का यूज़ किया जाता है, स्नैप हेड, पाइन हेड, फ्लैट हेड या फिर मशरूम हेड। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्नैप हेड। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है ना। आप प्लांट में जाएंगे IOCL प्लांट में, तो जितने भी बॉयलर प्लेट्स रहते हैं या फिर जितने भी फ्रेम्स बने हुए रहते हैं, जैसे आपको 60 मीटर 45 मीटर 65 मीटर मतलब हाइट पे जाने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर बने रहते हैं ना, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा। ये चीज़ एक जगह और दिखेगा, अगर आप ब्रिजेस देखेंगे वहाँ भी स्नैप हेड रिवेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। उसका हेड कैसा रहता है बिल्कुल यहाँ पे आप अच्छे से देखिए। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सेमी स्फेयर जैसा इसका शेप रहता है। और किस चीज़ का बना रहता है, माइल्ड स्टील का ये बना रहता है। इसको हम लोग स्नैप हेड रिवेट बोलते हैं, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन लोड एक्ट एट अ सेंटर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रायंगुलर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर SFD ड्रॉ करना रहेगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम में उसका SFD रेक्टेंगुलर होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन वही अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें ना, तो ट्रायंगुलर होता है और बीच में मैक्सिमम रहता है, आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ट्रायंगुलर होता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये इमेज में आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NRV in reciprocating pump is placed at inlet line, outlet line कि both A and B या फिर none of these। तो आपका समय शुरू होता है, आप थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ A and B। NRV इनलेट और आउटलेट दोनों पे लगा रहता है फ्रेंड, और बिल्कुल अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। NRV का मतलब होता है नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है ना। जो भी फ्लूइड रेसिप्रोकेटिंग पंप से बाहर चला जाता है उसको वापस कभी भी नहीं आने दिया जाता है, या फिर अगर इनलेट में उसको रखा हुआ है तो जो भी फ्लूइड रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर चला आता है उसको वापस से रिटर्न नहीं होने देता है सक्शन लाइन में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, और इसी के लिए हम लोग NRV का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, बिल्कुल अच्छे से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों क्या है, NRV लगा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो बिल्कुल हर एक जगह पे ऐसे ही लगा रहता है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। कौन सा पंप यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक्सियल पंप या फिर स्क्रू पंप। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक्सियल पंप हो जाएगा। एक्सियल पंप का यूज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में किया जाता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई, फ्लड कंट्रोल मतलब बाढ़ ग्रसित एरिया, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट करके बाहर भेजना रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लड कंट्रोल पंप भी बोला जाता है। एक्सियल पंप मैक्सिमम फ्लो रेट रहता है और डिस्चार्ज कितना हेड पे जा रहा है मैटर नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे ही इधर से आया उसको भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये होता है हमारा एक्सियल पंप। देखिए यहाँ से पंप पानी ले रहा है, इनलेट कर रहा है और यहाँ पे ऐसे छोड़ दे रहा है, बाहर कहीं हेड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी ये बहुत बड़ा हेड जनरेट नहीं करता है, सिंपल एक काम करता है, पानी को पकड़ा और एक बाहर फेंक दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज यूज्ड फॉर केमिकल डोजिंग इन द प्लांट, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक्सियल पंप या फिर स्क्रू पंप। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेसिप्रोकेटिंग पंप हो जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप छोटे छोटे प्लांट में लगे हुए रहते हैं जिसको केमिकल डोज करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पाइप ऊपर से जा रहा है उसमें हमको कोई केमिकल डोज करना है, ऐसा केमिकल कि वो जो फ्लूइड जा रहा है वो जम नहीं जाए, कहीं पे एक जगह पे स्टक नहीं हो जाए, उसके लिए कोई हमको केमिकल वहाँ पे डोज करना है, ठीक है। और जगह जगह पे इस टाइप के डोजिंग के लिए रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ किया जाता है। कुछ इस प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, या फिर इसमें डायफ्राम पंप भी रहता है, इसका भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी तो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप ही है ना। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखें। और ऐसे पंप को इंजेक्शन पंप भी बोला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड, अगर जो भी लाइन जा रहा है, पाइप जा रहा है, उसके अंदर अगर 10 बार का प्रेशर है तो उससे कम प्रेशर के लिए
अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करेंगे, मतलब उससे ज़्यादा प्रेशर के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो उसका साइज़ बहुत बड़ा लेना पड़ेगा और उसका अमाउंट भी थोड़ा सा देना पड़ेगा। लेकिन जो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप का खासियत है ना कि केमिकल तो हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोज करना है नहीं, बस छोटे से अमाउंट में डोज करना है। तो लो फ्लो रेट और हाई प्रेशर के साथ कौन सा डोज कर सकता है, तो इसका ऑप्शन आता है हमारा डोजिंग पंप, जिसको हम लोग इंजेक्शन पंप भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग इज यूज फॉर हाई स्पीड एंड लो लोड कंडीशन, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, पाइवोट बियरिंग या फिर ऑल ऑफ दिज। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉल बेरिंग। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। बॉल बेरिंग को उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई स्पीड रहता है, उस जगह पे हाई स्पीड रहता है लेकिन लोड का कंडीशन बिल्कुल इजी रहता है, उस जगह पे हम लोग बॉल बेरिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे बॉल बेरिंग लगा हुआ है। येलो कलर का जो दिख रहा है उसको हम लोग केज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेरिंग केज। वो क्या करता है, मेंटेन करके रहता है दो बॉल के बीच के गैप को। देखिए फिर से एक बार क्रॉस सेक्शन व्यू दिखे, देखिए केज में बिल्कुल घूम रहा है वो, ठीक है, बॉल, और हाई स्पीड और लो लोड कंडीशन में ऐसा यूज़ किया जाता है। इसमें रेडियल लोड मैक्सिमम लगता है फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। रेडियल लोड 70% लेता है और एक्सियल लोड मात्र 30% लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसीजन वाल्व, गेट वाल्व, ग्लोव वाल्व, नीडल वाल्व या फिर ऑल ऑफ दिस। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीडल वाल्व हो जाएगा। नीडल वाल्व को प्रिसीजन वाल्व भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है फ्रेंड, तो देखिए जहाँ पे भी हम लोग केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा केमिकल को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा थोड़ा भी जाए ना तो उस जगह पे हमारा इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमारा अगर वाल्व वहाँ पे नीडल वाल्व रहता है ना तो उसको हम जितना अमाउंट में चाहे ना, जितना फ्लो रेट अगर एग्जैक्ट हम लोग चाहें उतना रख सकते हैं। वो किसकी मदद से, तो नीडल वाल्व के मदद से। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको नीडल वाल्व का इमेज दिख रहा है, तो बिल्कुल केमिकल जितना अमाउंट में हमको चाहिए ना प्रिसीजन के साथ हम लोग भेज सकते हैं, इसलिए इसको प्रिसीजन वाल्व भी बोला जाता है, इसको नीडल वाल्व भी बोला जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग इज यूज्ड फॉर हाई लोड एंड लो स्पीड। अभी क्या आ रहा था, हाई स्पीड एंड लो लोड, अब उसका उल्टा है, क्या है, हाई लोड एंड लो स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हाई लोड है फ्रेंड और बिल्कुल स्पीड लो रखना है। जैसे आप ट्रक को देखते हैं तो उस जगह पे आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा लोड चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग रोलर बेयरिंग का यूज़ करते हैं। देखिए आपको इमेज में अच्छे से दिख रहा है कि रोलर बेयरिंग। अच्छा, बेयरिंग को रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग क्यों बोला जाता है फ्रेंड, वो भी आपके अगर दिमाग में आ रहा होगा तो जहाँ पे रोलर लगा हुआ है उसको रोलर बेयरिंग बोलते हैं, जहाँ पे बेयरिंग के अंदर में बॉल लगा हुआ है उसको बॉल बेयरिंग बोलते हैं। उसको पहचानने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे नीडल बेयरिंग उसको बोलते हैं, जहाँ पे नीडल शेप में रोलर टाइप पे लगा हुआ उसको नीडल बेयरिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल ये तो कन्फ्यूजन रहने वाली बात ही नहीं है। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग दोनों को हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पे देखिए बॉल बेयरिंग के केस में पॉइंट कांटेक्ट होता है और रोलर बेयरिंग के केस में लाइन कांटेक्ट होता है। ठीक है, बॉल बेयरिंग के केस में पॉइंट कांटेक्ट होता है और रोलर बेयरिंग के केस में लाइन कांटेक्ट होता है। तो ये दोनों जगह पर आप अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल मिनिमम एकदम लाइन जैसा कांटेक्ट होगा ना, मिनिमम कांटेक्ट होगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल मिनिमम होगा। और फ्रिक्शन मिनिमम होगा
इसलिए हम लोग इसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल में अच्छे से दिख रहा है। बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग दोनों आप अच्छे से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, जो यहाँ पे रेड कलर का इसमें दिख रहा है ना, इसमें रेड कलर का इसमें जो दिख रहा है पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, कैसे रोल करता है एक पॉइंट, उस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है। और अगर रोलर बेयरिंग देखेंगे ना तो रोलर पे एक लाइन जैसा ऐसे सिर्फ बनेगा और वही कांटेक्ट रहेगा रेसेस के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे। इन LOSS VG60 60 स्टैंड फॉर लुब्रिकेशन, फिल्म थिकनेस, विस्कोसिटी ग्रेड, हार्डनेस ऑफ ऑयल या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विस्कोसिटी ग्रेड हो जाएगा। जो हमारा 60 दिखाता है ना, वो विस्कोसिटी ग्रेड को दिखाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जैसे जैसे हमारा ऑयल का नंबर आगे बढ़ते जाता है उस प्रकार से हमारा विस्कोसिटी डिक्रीज करते जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे 60 से नीचे आएंगे ना तो उसको विस्कोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो और ज़्यादा गाढ़ा टाइप से आपको दूर से दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैविटेशन में अकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, टरबाइन या फिर ऑल ऑफ दिस। इसका कौन सा आंसर सही होगा, बिल्कुल सोचिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। कैविटेशन फ्रेंड कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी जिस फ्लूइड का प्रेशर जिस सिस्टम से बह रहा है, जिस सिस्टम से फ्लो कर रहा है, वहाँ पे उसका प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से, जहाँ पे उस फ्लूइड का प्रेशर उस फ्लूइड के खुद के वेपर प्रेशर से अगर नीचे जाएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, कैविटेशन होगा। कैविटेशन में बबल फॉर्मेशन होता है, बबल कोलैप्स करता है तो उस जगह पे को फिल करने के लिए बाकी का फ्लूइड वहाँ पे जाता है, उस जगह पे इम्पिंज करता है तो वहाँ पे रब हो जाता है और बिल्कुल सिस्टम ख़राब कर देता है। यहाँ पे आप इमेज में बिल्कुल देख सकते हैं कैविटेटेड पंप इम्पेलर और कैविटेटेड टरबाइन का जो ब्लेड होता है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या इसका इज्जत लूट लिया गया है। तो जॉक्स अपार्ट फ्रेंड, बिल्कुल आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रोचिंग मशीन कटिंग एक्शन इज परफॉर्म्ड इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक के बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉरवर्ड स्ट्रोक। ब्रोचिंग मशीन में कटिंग कब होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में, या फिर आप हेक्सा ब्लेड भी देखेंगे तो उसमें भी कटिंग कहाँ होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। तो ये सब बिल्कुल छोटा छोटा चीज़ है, इसको याद रखिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट थ्रेड इज यूज्ड, एक्मे थ्रेड, BSW थ्रेड, BA थ्रेड या फिर स्क्वायर थ्रेड। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये सब बिल्कुल बहुत लोग गलत आंसर करके आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो होता है उसको हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता क्या है फ्रेंड। तो जैसे आप माइक्रोमीटर को देखें, वर्नियर स्केल को देखें, तो ये सब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आता है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया किसका, हमारा थ्रेड, तो उस केस में बहुत ज़्यादा एरर देने लगेगा और थोड़ा थोड़ा एरर करके हम लोग गलती करेंगे तो अल्टीमेटली लास्ट में बहुत बड़ा एरर आएगा, तो उस केस में हम लोग फेल कर जाएंगे, हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा थ्रेड लिखा हुआ है, तो बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कटिंग फ्लूइड फॉर मशीनिंग माइल्ड स्टील इज ड्राई एयर, मिनरल ऑयल, सल्फ्यूराइज्ड ऑयल या फिर सोल्यूबल ऑयल। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोल्यूबल ऑयल। अगर माइल्ड स्टील बोलेगा तो उस केस में आप क्या बोलिएगा, सोल्यूबल ऑयल। बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मथुरा रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो कि प्लांट में दिखता भी है। आप जाएंगे वहाँ पे वर्कशॉप में तो ये चीज़ दिखेगा आपको, ठीक है ना। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा इस चीज़ को लेके, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिमूव हीट, प्रोवाइड लुब्रिकेशन, दोनों पर्पज से यूज़ किया जाता है,
ठीक है ना। अगर कास्ट आयरन बोलेगा ना तो उसमें ड्राई या फिर सिर्फ एयर रहेगा या फिर कंप्रेस एयर रहेगा, तो आंसर मारिएगा। एलॉय स्टील में सल्फ्यूराइज मिनरल ऑयल मारिएगा। थ्रेड कटिंग में मिनरल लार्ड ऑयल मारिएगा। ब्रॉन्ज में सोल्यूबल ऑयल। स्टील और रॉट आयरन में वाटर सोल्यूबल ऑयल। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा VVI है। इसको भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूज्ड फॉर वुड वर्क? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, RASP कट फाइल या फिर नन ऑफ दिस? कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RASP कट फाइल। कैसा होता है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा उसमें शेप बना हुआ रहता है, उसको हम लोग वुड वर्क में यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कोर्स फाइल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा आपको टीथ टाइप पे बना हुआ रहता है, उसको हम लोग वुड वर्क में यूज़ करते हैं, तो इसको RASP कट फाइल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। डेंसिटी ऑफ एयर इन kg पर मीटर क्यूब इज़ अबाउट 1.2, 0.9, 1000 या फिर 13,600? कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.2 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ एयर होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा VVI है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि 1.2 एयर के लिए होता है, 0.9 आइस के लिए होता है, 1000 वाटर के लिए होता है एंड 13,600 मर्क्यूरी के लिए होता है, जिसको हम लोग पारा भी हिंदी में बोलते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एंथैल्पी, एनर्जी, वॉल्यूम या फिर विस्कोसिटी? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्कोसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास पे डिपेंड, मतलब मास पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक है ना। और विस्कोसिटी, अगर ऑयल का हम लोग 1000 लीटर ले लें या फिर 1 लीटर ले लें या फिर 1 ml ले लें, तो विस्कोसिटी उसका जितना है उतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा।